यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा, जिसकी नित्य एवं शाश्वत सत्ता में सत्य प्रतीति, सत्य प्रतीति से सत्य बोध व अनुभूति, सत्य बोध व अनुभूति से संतुलन, संतुलन से स्फुरण, स्फुरण से जागृति, जागृति से समाधान, समाधान से व्यवहार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि से सह अस्तित्व, सह अस्तित्व से स्वर्गीयता, स्वर्गीयता से निर्विरोध भाव तथा निर्विरोध भाव से नित्य एवं शाश्वत सत्य बोध है। इस अनुभूति को हम कैसे समझ सकते हैं? ठीक है, तो भैया इसके लिए हम परिभाषा संहिता से आपके पास होगा ही संतुलन और स्फुरण, इसकी परिभाषा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। आज हम इन सूचनाओं को सुन, मेरा आपसे विनय है कि एक बार स्वयं प्रयास करके देखें और जो जो आपको स्पष्ट होता है उसको वापस हम लोगों को बताइए। हम आप मिलकर इस जो स्पष्टता है जो कि महत्वपूर्ण है कि मानव की स्थिति गति और जीवन की स्थिति गति, इसमें हम कैसे हमारे लक्ष्य पूर्णता के अर्थ में प्रवृत्ति, निष्ठा और प्रमाण, मुद्दों को हमको स्वयं में स्पष्ट होना है। जैसे पूर्णता, प्रवृत्ति, निष्ठा, इन मुद्दों को हम जोड़ के देखते हैं तो संतुलन का अनुमान हमारे में होने लगता है। सहित व्यवस्था, सहज निरंतरता व परंपरा, इस अनुभूति में बोध व अनुभूति से संतुलन की अनुभूत मानव इकाई में सहित व्यवस्था, सहज निरंतरता, इस रूप में पूरे जीवन में संतुलन हुआ, यह कह सकते। अगली सूची का प्रकाशन। अब यहाँ स्वभाव गति के बारे में और प्रकाशन के बारे में स्पष्टता होना। स्वत्व का सदुपयोग, सुरक्षात्मक क्रिया, ये संतुलन और उपयोगिता, पूरकता। अब इसे मानव की स्थिति गति, जीवन की स्थिति गति, ये हमारा स्पष्टीकरण का एक टॉपिक है जिसको हम विश्लेषण पूर्वक हमें समझना है। अब इसी के साथ साथ स्फुरण की परिभाषा और आपको पढ़ के सुनाते हैं। तो जैसे संतुलन पूरे जीवन में हो गया, वैसे स्फुरण भी पूरे जीवन में हुआ। जैसे ज्ञान, विज्ञान, विवेक पूर्वक, निश्चयन सहित, समाधान सहित किया गया कार्य व्यवहार पर विकास के लिए प्राप्त प्रेरणा, अनुभव, प्रमाण, बोध, संकल्प, चिंतन पूर्वक प्रमाणित करने के अर्थ में संतुलन और संतुलन से स्फुरण, स्फुरण से जागृति, जागृति से समाधान, ये हम कनेक्ट कर सकते हैं जीवन की स्थिति गति और मानव की स्थिति गति। विश्लेषण थोड़ा सा, तो मानव अवस्थाओं को देखते हैं और जीवन की स्थिति गति को देखते हैं। तो इन दोनों में हम कैसा स्वरूप हमारा बन सकता है जागृति के लिए, देखिए। मानव अवस्था, गर्भावस्था, शिशु अवस्था, कौमार्य अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था, परिपक्वावस्था और वृद्धावस्था। इस तरह से पृष्ठ 200 वर्णन, ये वर्णन की सूचना भी हमारे इस विश्लेषण, शोध रूपी विश्लेषण में उपयुक्त रहे।
मानव अवस्थाओं को हम कैसे पहचानते हैं? परिवार समाज संबंध से पहचान, और परिवार समाज संबंध को हम परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था की जो योजना बाबा जी ने प्रस्तुत किया है, उस योजना में जो 5 आयाम हैं, शिक्षा संस्कार, स्वास्थ्य संयम, उत्पादन कार्य, विनिमय कोश और न्याय सुरक्षा, ये 5 आयामों में जो निहित कर्तव्य और दायित्व हैं, उनकी स्पष्ट समझ या जानकारी होने से मानव की स्थिति गति का हमें अनुमान हो सकता है। जीवन के स्थिति गति का अनुमान कैसा होगा? तो मैंने 2-3 बिंदु इसमें ध्यान के लिए निकाले हैं। जीवन की स्थिति गति का अनुमान चेतना विकास मूल्य शिक्षा का परिमार्जन, क्योंकि प्रवृत्तियां जीवन में है, तो असंग्रह, विद्या, स्नेह, सरलता, अभय, ये प्रवृत्तियां विकसित होना, दृष्टि विकसित होना, जीवन में जो आवेश होना, जीवन में स्वभाव गति प्रकट होना, जीवन में विचार होना, और इन विचार के बिंदु हैं नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य। तो यह मानव अवस्था और जीवन की अवस्था इस रूप में हम बस अभी काफी प्रारंभिक कुछ ध्यान हम लोग इसमें दे सकते हैं। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ भैया आपके सवाल का, और ये शोध यदि हम सब लोग मिलके कर पाए तो जागृति का रास्ता हम और सुगम हमारे लिए भी कर सकते हैं और अन्यों के लिए भी हमारे लिए। मैं मानव अभ्यास दर्शन के कुछ पृष्ठ आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इन पृष्ठों में इसका वर्णन है, और जैसे आज का सत्र पूरा होता है, यदि आपके पास अभ्यास दर्शन पुस्तक है तो उसको एक बार पढ़ लेंगे, और ये इनपुट्स थोड़े आपके इसकी अनिवार्यता अध्याय 2 है। सभी लोगों के पास पुस्तक पर ये सारी सूचना हम सब के लिए उपयोगी है, इसलिए मुझे लगा इस प्रश्न का उत्तर हम प्रस्तुत करें। सभी के लिए अभ्युदयार्थ किया गया आयास, आकांक्षा और हर्ष सहित किया गया प्रयास अभ्यास है। किया गया बौद्धिक, वाचिक, कायिक क्रियाकलाप अभ्यास है, अर्थात समाधान अभ्यास है। अब इसमें बौद्धिक, वाचिक, कायिक क्रियाकलाप इसमें जुड़े हैं, तब इसमें हम सहज रूप में पहचान सकते हैं कि बौद्धिक क्रियाकलाप, कायिक क्रियाकलाप कहाँ है। ये जीवन और मानव की स्थिति गति की स्पष्टता के अर्थ में मूल प्रवृत्तियों के परित्य पूर्ण व्यवहार ही अभ्यास का प्रधान लक्षण है। व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति विचार के रूप में, परिवार में आचरण के रूप में, समाज में सम्मति व प्रोत्साहन एवं भागीदारी के रूप में, राष्ट्र में शिक्षा व व्यवस्था एवं अंतरराष्ट्रीय मूल प्रवृत्ति परिस्थिति मानव चेतना के रूप में पेश है। ये पांचों स्थितियां मान रहे भास आभास में सुख और दुख होता है, तो ये दिए हैं जो मानव रूप में हम भोगते हैं। सर्वतोमुखी समाधान ही अभ्युदय है। मानव में ही चारों आयाम एवं पांचों स्थितियां सर्वतोमुखी है। इन्हीं की एक सूत्रता ही सर्वतोमुखी समाधान है। यही बौद्धिक समाधान एवं भौतिक समृद्धि श्रम पूर्वक संपन्न होता है। मानव अभ्युदय पूर्ण होते तक अभ्यास के लिए बाध्य है। अभ्युदय ही मानव की आशा, आकांक्षा एवं लक्ष्य है। जागृति पाई जाने वाली सत्यता है। इसके अतिरिक्त और कोई व्यवस्था नहीं। यही सबका अभिष्ट है। थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता मुझे लग रही भैया। कार्य व्यवहार करने का इच्छुक
और सत्य वक्ता है। ये मानव की स्थितियां यहाँ पर ध्यान चला जा सकता है। साथ ही वह प्रत्येक कार्य को सही रूप में व्यवहार प्रदान करना चाहता है जो वस्तुगत सत्य है। ये अंत प्रेरणा तो जीवन से आती है और मानव के रूप में न्यायशील व न्याय प्रदायी क्षमता से संपन्न होते तक मानव में सभी स्तरों पर स्थिरता, समाधान, संतुलन एवं संयम नहीं पाया जाता। मानव में उत्पादन, व्यवहार, प्रयोग एवं चिंतन अभ्यास, व्यवहार ही विचाराभ्यास एवं अनुभव चिंतनाभ्यास है। अनुभव का अर्थ है जिन अनुभूतियों को हम लोग उनके अर्थ में हमारी कल्पनाशीलता को लगा रहे हैं और ऐसे अनुभव संयोग के साथ विचार के अभाव में उत्पादन व व्यवहार शरीर द्वारा संपन्न नहीं होता है। होने के लिए चिंतन अभ्यास अनिवार्य है। मानव जागरूक होने के लिए यह क्रम जागृति पूर्णता तक रहता है। कर्माभ्यास के लिए भौतिक शास्त्र, व्यवहार नियंत्रण को व्यंजित कराने योग्य प्रसारण क्रिया ही शास्त्र है। प्रसारण की चरितार्थता ही व्यंजनीयता है। जो लोग ध्यान से सुन रहे होंगे इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर, इसका विश्लेषण होने पर हमको हमारा एक रास्ता, एक स्वरूप अध्ययन के लिए मिल सकता है। आगे स्थिति, प्रकृति का अनुभव, बोध एवं रूप, गुण, स्वभाव तथा धर्मात्मक प्रकृति की स्थितिवत्ता में व्यंजित कराने हेतु प्रसारण एवं व्यंजनीयता। आगे अभी जो अध्याय हम पढ़ेंगे उसमें इस व्यंजनीयता को हम अच्छे से विश्लेषित कर सकते हैं। व्यंजनीयता ही भास, आभास एवं प्रतीति है। यह संस्कार एवं अध्ययन का फल है और साथ ही अभ्यास एवं अध्ययन के लिए प्रेरणा एवं गति है। संपूर्ण व्यंजनीयता शब्द व अर्थों को स्थितिगति रूप में स्वीकार करने की क्रिया है। यह संपूर्ण मानव में सार्थक होने वाली स्थिति नित्य समीचीन चैतन्य प्रकृति रूपी भावी है। जब तक संस्कार अमानवीयता की सीमा में संस्कार विकृत की कोटि में संस्कार पूर्ण होता है, जो स्पष्ट है। क्रिया शक्ति में कर्माभ्यास, इच्छा शक्ति में व्यवहाराभ्यास एवं शास्त्राभ्यास तथा ज्ञान शक्ति में चिंतनाभ्यास प्रसिद्ध है। जिस तथ्य को मानव समझ चुका है, समझ रहा है या समझने के लिए बाध्य है, वही प्रसिद्ध है। कर्माभ्यास से प्रतिफल, व्यवहार अभ्यास से सह अस्तित्व साक्षात्कार और चिंतनाभ्यास से संस्कार में गुणात्मक परिवर्तन फल का अनुभव है, जो प्रत्यक्ष है। कर्माभ्यास पूर्वक भौतिक समृद्धि, व्यवहार अभ्यास पूर्वक बौद्धिक समाधान एवं चिंतन अभ्यास और अनुभव पूर्वक परमानंद की निरंतरता है। तो भैया, अभ्यास की अनिवार्यता में आप जो पूछ रहे हैं वो मुझे ऐसा इंगित हुआ कि ये जो स्थिति गति, ये हम कैसे पार हो सकते हैं, उसके लिए जो सूचना है और उस सूचना के आधार पर क्रम, उस क्रम को पहचान पाना और उस क्रम के आधार पर हम अपने अभ्यास को पहचान पाना, इस अर्थ में हम जीवन की स्थिति गति और मानव की स्थिति गति में स्फुरण, जागृति, समाधान, व्यवहार शुद्धि, सह अस्तित्व, स्वर्गीयता, निर्विरोध भाव, शाश्वत सत्य बोध होने पर मुझे ध्यान जाता है कि ऐसा होने है और उस परंपरा का खाका में मानवीयता अध्ययन के लिए उपलब्ध होने से नित्य एवं शाश्वत सत्य बोध की संभावना सदैव समीचीन रहती है। इतना ध्यान गया। एक और आपके लिए एक सूत्र प्रस्तुत करके और हम आज अध्याय 9 के लिए हम आगे बढ़ेंगे। ये व्यवहारवादी समाजशास्त्र पुस्तक में पृष्ठ 41 पर है। देखिए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अब इसमें मानव लक्ष्य और जीवन मूल्य का अंतर संबंध देखिए कैसा ध्यान जा सकता है। मानव लक्ष्य प्रमाणित होने से जीवन मूल्य की प्राप्ति होती है। पुनः एक बार, मानव लक्ष्य प्रमाणित होने से
जीवन मूल्य की प्राप्ति होती है। जीवन मूल्य प्रमाणित होने पर ही मानव मूल्य प्रमाणित होते हैं। तो मानव लक्ष्य है समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व। जीवन मूल्य है सुख, शांति, संतोष, आनंद। और मानव मूल्य है धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। तो ये अंतर संबंध से जो आपका प्रश्न है उसका हम विश्लेषण करके इसका एक स्वरूप यदि हम बना पाए तो मैं भी उत्सुक हूँ आपके साथ मिलकर इस पर काम करने के लिए। हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। छोटी सी जो प्रस्तुति कल अपेक्षित है संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था में, इस पर कुछ व्यवहारिक उदाहरण। बहुत बहुत धन्यवाद भैया अपने प्रश्न को। हम लोग मूल मुद्दों पर आते हैं। अध्याय 9 का आज हमें पठन करना है और कुछ विश्लेषण भी करना है। कुल 78 अनुभूतियां हैं इस अध्याय में। तो आज मैं सोचता हूँ कि हम आधी करते हैं और आधी हम कल सुबह के सत्र में करेंगे। पुनः सभी को नमस्कार जो लेट ज्वाइन किए हूँ। अभी हम सुबह अध्याय का पठन किए और जितना मेरा छोटा सा मैं आपको विश्लेषण करने का प्रयास किया। अभी हम अध्याय 9 की 78 अनुभूतियों में से आधी अभी पढ़ते हैं और ध्यानाकर्षण के लिए हम कुछ स्पष्टीकरण का भी प्रारंभ कर सकते हैं। तो मैं एक बार पढ़ता हूँ जैसे मैंने सुबह पढ़ा था। काफी सारे मित्रों का फीडबैक आया कि ये पठन अच्छा रहा, उपयोगी रहा। मैं वापस पढ़ता हूँ। दर्शन, दृश्य, दृष्टि। दर्शन के लिए दर्शक, दृश्य और दृष्टि का रहना अनिवार्य है। दर्शक की क्षमता दृष्टि के परिमार्जन के योग से दृश्य के साथ दर्शन क्रिया है। जो जैसा है उसको वैसा ही समझने की क्षमता, उसे वैसा ही देखने की प्रक्रिया के योग से दर्शन क्रिया है। दर्शन के भेद से लक्ष्य भेद है, क्योंकि जो जैसा जिसका दर्शन करता है उसके अनुसार उसके साथ जो अर्थ है उसको लक्ष्य स्वीकारता है। यह मूल्यांकन क्रिया भ्रम और जागृति को स्पष्ट करता है। वातावरण, अध्ययन, पूर्व संस्कारों के अनुबंधानुक्रम विधि से दर्शन क्षमता, योग्यता एवं पात्रता है। क्षमता, योग्यता एवं पात्रता के अनुसार ही जागृति एवं ह्रास की ओर गति है। दृष्टि द्वारा प्राप्त समझ व्यंजना पूर्वक स्वीकृति को दर्शन संज्ञा है। दर्शन न्याय, धर्म, सत्य, सहज दृष्टि द्वारा की गई क्रिया प्रक्रिया की दर्शन संज्ञा है। सबका ध्यान जा रहा होगा। ये अनुभूतियां वैसे अब सरल लग रही हैं। जहां जहां आवश्यक होगा वहां वहां विश्लेषण हम करेंगे। अगली अनुभूति है प्राकृतिक एवं मानवकृत भेद से वातावरण। दर्शन, विचार, शास्त्र, इतिहास एवं काव्य भेद से अध्ययन है। शास्त्र निर्दिष्ट लक्ष्योन्मुख सिद्धांत, प्रक्रिया एवं नियम तथा वस्तु स्थिति का निर्देश पूर्वक बोध कराने वाले शब्द व्यूह की शास्त्र संज्ञा है। काव्य जागृत मानव के भाव, विचार एवं कल्पनाशीलता जो मानव लक्ष्य के अर्थ में हो को
दूसरों तक प्रसारित करने हेतु प्रयुक्त शब्द व्यूह की काव्य संज्ञा है। इतिहास की मानवीयता की ओर कृतियों एवं घटनाओं के श्रृंखलाबद्ध क्रम के स्मरणार्थ प्रस्तुत भाषा या शब्द राशि की इतिहास संज्ञा है। भूगोल मानव और मानवीयता के अर्थ में पृथ्वी का सर्वेक्षण निरीक्षण पूर्वक मानचित्र सहित रचना ज्ञान पाने के लिए संपादित अध्ययन की भूगोल संज्ञा है। पृष्ठ 65 पर वंशानुगत अभ्यास विधिहित तथा विधिहीन भेद से प्रयोग है। रचना विरचना पर्यंत जड़ प्रकृति संज्ञा है एवं वर्तमान से पहले जिसका निर्माण हो चुका है उसका अध्ययन तथा भविष्य में जिसके निर्माण की संभावना है उसका अनुमान मानव ने किया है। संपूर्ण रचना को जड़ प्रकृति संज्ञा है। नियम प्रक्रिया और फल का संयुक्त प्रमाण ही सिद्धांत है, क्योंकि समाधान पूर्वक नियम एवं प्रक्रिया के अभाव में किसी भी क्रिया एवं फल का दर्शन सिद्ध नहीं है। क्रिया के नियम एवं प्रक्रिया प्रयोजन के बोध से ही वैचारिक परिमार्जन अर्थात समाधान संभव हो सका है। सुसंस्कृत संस्कार विधि मानव चेतना देव चेतना एवं दिव्य चेतना क्रम में है। विधि में जो विश्वास है उसकी सुसंस्कृत सुसंस्कार संज्ञा है। आगे की अनुभूति मानवीयतापूर्ण प्रवृत्ति एवं व्यवहार की न्याय तथा अमानवीय प्रवृत्ति एवं व्यवहार की अन्याय संज्ञा है। यथार्थ बोध के पश्चात उसके प्रति उत्पन्न दृढ़ता की विश्वास संज्ञा है। न्याय पूर्वक की गई कृति की सुकृति तथा अन्याय पूर्वक की गई कृति की दुष्कृति संज्ञा है। मानवीयता के लिए आवश्यक नियम ही न्याय है, जिससे भी मानवीयता का संरक्षण एवं संवर्धन सिद्ध है। मानव के व्यवहार का नियंत्रण न्याय से, वैचारिक संयम का धर्म से तथा अनुभव मात्र सत्य से संपन्न है। नियम से ही नियंत्रण है, स्वीकारने योग्य लक्ष्य से ही धारणा है एवं जिसमें परिणाम नहीं है ही सत्य है। मानव ने स्वीकारने योग्य तथ्य एवं लक्ष्य सुख को जन्म से ही स्वीकार कर लिया है। स्थूल व सूक्ष्म भेद से ही विकृति अथवा सुकृति है। विज्ञान व विवेक के अध्ययन एवं प्रयोग के से विकास अर्थात जागृति तथा अज्ञान एवं अविवेक से ही ह्रास है। जागृति व ह्रास भेद से ही मानव का मनाकार भेद होता है। आसक्ति एवं अयथार्थ अनासक्ति भेद से ही मानव की मनस्वस्थता की आशाएं हैं। आशाएं ब्रह्ममुक्त पूर्वक सार्वभौम व्यवस्था, अर्थ एवं काम के रूप में प्रलोभन, प्रत्याशा भेद से दर्शन, स्वीकृत व अनुकरण भेद से काव्य, जिस कार्य विचार व व्यवहार से क्लेशोदय हो वह निषेध तथा जिससे सुखोदय होता है यही विधि के रूप में स्वीकारी जाती है। प्राकृतिक एवं कृत्रिम वातावरण मानव के लिए अनुकूल या प्रतिकूल होता है। मानव में आशाएं अमानवीय, मानवीय व अतिमानवीय अवस्था भेद से है। प्रवृत्ति व निवृत्ति, बंधन एवं मोक्ष के स्पष्टीकरण भेद से शास्त्र, विहिताविहित भेद से आशाएं, विचार, इच्छा एवं ऋतंभरा है।
जिसकी विवेचना, अध्ययन व प्रयोग करने का अवकाश एवं अवसर केवल मानव में। जड़ वस्तु में मात्र स्थिति गति होना रहना पाया जाता है। समस्त जड़ क्रिया में परमाणुओं को क्रियाशील रहना पाया जाता है। परमाणु समूह के रूप में अथवा संयुक्त रूप में क्रियाशील मध्यांश तथा आश्रित अंशों सहित क्रिया के रूप में परिलक्षित होता है। इसलिए ज्ञात होता है कि जड़ पदार्थ में क्रियाशीलता स्वतंत्र है। जब एक परमाणु विकास पूर्वक चैतन्य हो जाता है, उसी समय से जीने की आशा बंधन स्वरूप पाई जाती है। इससे सिद्ध होता है कि हर जीव जीना चाहता है। मानव बुद्धिजीवी विचारशील होने के कारण विचार, इच्छा, अहंकार अथवा संकल्प का प्रयोग वृत्ति, चित्त तथा बुद्धि द्वारा करता है। वृत्ति का बंधन विचार का बंधन है। जो स्वविचार को श्रेष्ठ मानने से है तथा इससे अमानवीय विचार का प्रसव होता है, क्योंकि मानव कल्पनाशील है। न्यायपूर्ण विचार से आशा बंधन एवं विचार बंधन से मुक्ति होती है। चित्त का बंधन इच्छा का बंधन है, जो स्वयं द्वारा किए गए चित्रण को श्रेष्ठ मानने से होता है। इससे अमानवीयता का पोषण तथा चिंता का जन्म होता है। धर्मपूर्ण चिंतन से अथवा चित्रण से इच्छा बंधन से मुक्ति होती है। भ्रमित मानव मान्यता पूर्वक चित्रण क्रिया से स्वयं को श्रेष्ठ मानने से इच्छा बंधन होता है। यही अभिमान का पठन कर चुके हैं लोग, और 5 कर लेते हैं और फिर हम विश्लेषण को। सत्य बोध से परिपूर्ण संकल्प से ब्रह्म मुक्ति होती है। लोकासक्ति से, जड़ पक्ष से विषय सुख, फलस्वरूप दुख एवं समस्या तथा आत्मबोध से सहज सुख की निरंतरता है। लोक परिणामवादी है, अतः उसका सुख भी क्षणिक है, इसलिए लोकासक्ति बंधन का कारण है। आत्मबोध अमर है, वह अपरिणामी है, इसलिए आत्मबोध का सुख शाश्वत है। यह सिद्ध होता है बंधन है तथा जिसमें सुख स्वभाव है उसका अनुभव भी मोक्ष है। यहां तक हम आज का पठन कर सकते हैं और एक एक करके जितना जितना ध्यान गया, आधा घंटा शेष है, हम विश्लेषण शुरू कर सकते हैं। तो जो मेरा ध्यान गया इन अनुभूतियों में, वो थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना। कहां कहां ध्यान का अनुबंधानुक्रम, ये एक ध्यान का मुद्दा है। जो समझ है वह व्यंजना पूर्वक कैसे होता है, ये एक समझने का बात है। अध्ययन के लिए आवश्यक सूचना का प्रस्तुतिकरण कितने प्रकार से हो सकता है, वह हमें दर्शन, विचार, शास्त्र, इतिहास एवं काव्य भेद से अध्ययन है, ये यहाँ से स्पष्ट हो सकता है। ध्यान आकर्षण का मुद्दा है। ये 4-5 मुद्दे हैं जो मुझको लगा इस पर हम ध्यान दे सकते हैं। अब एक एक करके हम अनुभूतियों को देखते हैं। दर्शन के लिए दर्शक, दृश्य और दृष्टि का रहना अनिवार्य है। दर्शन का मतलब है देखना, देखने का मतलब है समझना। तो उसको होने के लिए दर्शक, दृश्य और दृष्टि का रहना अनिवार्य है। तो अब ये दिखता है कि दर्शक मैं हूं, दृश्य भी प्रत्यक्ष है और दृष्टि भी है। अब यह रहना अनिवार्य है, यह है एक स्थिति। अब यह अनिवार्य कैसे रह सकती है
तो उसमें दिया है दर्शक की क्षमता दृष्टि के परिमार्जन के योग से दृश्य के साथ दर्शन क्रिया। तो दर्शक की क्षमता यानी देखने की क्षमता, तो हम आप अपने में जांचना है कि हमारी देखने की क्षमता है, कैसे पता लगता है? तो अभी तो मैं ये कहूंगा कि चाहने से पता लगता है। हम सभी अपने आप को एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या मैं समझना चाहता हूँ, क्या मैं देखना चाहता हूँ? उत्तर ये आता है कि हाँ, मैं समझना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। चाहना है, इसका मतलब है कि एक क्षमता का बीज रूप तो हमारे में है। अब एक क्षमता विकसित करने की बात है। ये कैसे विकसित हो? तो दृष्टि के परिमार्जन के योग से। दृष्टि का परिमार्जन होने की आवश्यकता, दृश्य के साथ दर्शन क्रिया है। दृश्य कैसा है, उसके साथ दर्शन क्रिया है। अब यहाँ दृश्य की सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं, आपके पास भी है। दृश्य है, प्रकृति से शुरू करते हैं, है ना। बाबा जी ने यहाँ देखने के लिए दो प्रकार की दृष्टि का सूचना हमें दिया है। एक सूचना है कि हम दृष्टि गोचर विधि से देखते हैं, और दूसरा है चर्म चक्षु। एक है चर्म चक्षु यानी जिसको हम कहते हैं दृष्टि गोचर, आंखों में दिखता है, और दूसरा है ज्ञान गोचर, जो हम हैं, हम जीवन हैं। जीवन भी देखता है, जीवन समझता है, मतलब जीवन में दृष्टि है। इस दृष्टि को ज्ञान गोचर दृष्टि कहा। तो एक सूचना हमें है, रूप गुण स्वभाव धर्म की सूचना। तो ध्यान जाता है कि हम चर्म चक्षु से रूप को पहचानते हैं, तो वह भी पूरा समझ में नहीं आता, उसके पार भी कुछ है ऐसा अनुमान होता है। गुण भी आंशिक रूप में समझ में आता है, स्वभाव और धर्म तो आंखों में आता ही। तो अब ये हमारे में जिज्ञासा है कि जिस चीज का अस्तित्व है और वह, तो सूचना पर आते हैं कि ये दृश्य अभी धरती के साथ अलग है, ब्रह्मांड अस्तित्व एक दृश्य है। इस दृश्य के साथ दर्शन किया कि देखने की प्रक्रिया से, कि योग से दर्शन क्रिया है। जो जैसा है वैसा समझने की क्षमता, व्यवस्था, संकेतों को हम अनदेखी करना, इनसे योग कैसे हो? इसको देखना, देखने अवश्य कि ये जैसा हमें लग रहा है कि ये योग हो रहा है, तो मैं इसमें ध्यान दिलाना चाहूंगा। अनुभव की रोशनी में ये दिखता है। अभी ये जो सूचना आ रही है, उस सूचना को हम, उनकी दर्शन क्षमता विकसित हुई, अब यह जागरूक अनुभव की रोशनी, जैसे मान आ गया, थोड़ा सा व्यवधान है नेटवर्क में। तो लक्ष्य स्वीकारना, यह मूल्यांकन क्रिया भ्रम और जागृति को स्पष्ट करती है। ठीक है। अगली महत्वपूर्ण है वातावरण अध्ययन एवं पूर्व संस्कार के अनुबंधानुक्रम विधि से दर्शन क्षमता, योग्यता एवं पात्रता। तो वातावरण जो हमें उपलब्ध है, अध्ययन का मतलब है कंटेंट, अध्ययन की वस्तु क्या है। वातावरण का मतलब है कि मानवकृत वातावरण है जिसमें परस्पर संबंध है, हम ये सभी संबंधों में क्या भाव है, उस भाव से हमें प्रेरणा होने से वातावरण है, उसमें अध्ययन है। और जो हमारी पूर्व प्रवृत्तियां हैं, पूर्व संस्कार है, इन सब का एक अनुबंधानुक्रम है। अनुबंधानुक्रम का मतलब है अनुक्रम। अनुक्रम से बंधन, यानी उस तरह का बंधन नहीं है जैसे हम एक दूसरे के साथ संबंधित हैं, तो अनुक्रम से हमारा संबंध होना और उसमें एक क्रमिकता होना, जिसे हम व्यवस्था कह रहे हैं। ऐसे अनुबंधानुक्रम विधि से दर्शन क्षमता, जैसे अभी थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे
कि मानव की स्थिति गति, जीवन की स्थिति गति। तो अब मानव की स्थिति गति का अनुक्रम हम देखते हैं कि जैसे अवस्थाओं से हम मानव की स्थिति गति को पहचानते हैं। तो हम परिवार में रहते हैं, परिवार में हमारे संबंध हैं, संबंध है तो संबंधों में अनुक्रम है। 7 संबंधों की सूचना होगी तो उन सूचना से हम अनुक्रम को सहज रूप में पहचान सकते हैं। एक सरल उसमें कोई हमारे आगे है, कोई हमारे पीछे है कि नहीं, कोई हमारे साथ है, समान हम उम्र में है, फिर कोई बुजुर्ग है। तो इस तरह से एक अनुबंधानुक्रम है और उसमें श्रेष्ठता श्रेष्ठता के आधार पर यह अनुबंधानुक्रम सजता है। श्रेष्ठता का मतलब है उन्नत चेतना कि व्यक्ति, इन व्यक्तियों के साथ अनुबंधानुक्रम स्पष्ट होता है, जिससे कि ऐसे उन्नत चेतना के अधिकाधिक व्यक्तियों से वातावरण सजता है और ऐसे वातावरण में हमें समझने की प्रेरणा मिलती है, हमारे में अंतः प्रेरणा जगता है और हम अध्ययन के लिए वस्तु उपलब्ध रहने से हम अध्ययनशील होते हैं और हमारे में जो पूर्व संस्कार प्रवृत्तियां हैं वह भी हमें उस रूप में पूरक होती हैं। तो ये सबका अनुबंधानुक्रम विधि से दर्शन, क्षमता, योग्यता एवं पात्रता है। तो क्षमता का विकास, योग्यता का विकास और पात्रता का विकास, इस तरह से क्षमता, योग्यता, पात्रता के अनुसार ही जागृति एवं ह्रास की ओर गति है। तो भाई और बहनों, इन 3 मुद्दों पर हमें अच्छे से ध्यान देने से वातावरण, किस वातावरण में हम हैं, वहां पर क्या अध्ययन है और हमारा पूर्व संस्कार का क्रम क्या है, ये अनुबंधानुक्रम से हमारा विकास की ओर और ह्रास की ओर गति, ये यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो इससे कार्यक्रम बनता है कि वातावरण को बनाया जाए। अभी ये जो चल रहा है एक प्रकार से वातावरण निर्मित के लिए ही एक छोटा सा सहयोग है। जैसे सब लोग मिल करके पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, एक दूसरे को प्रेरणा दे रहे हैं। काफी इस बार तो जितना पिछले 15 दिन में सूचना आया है, बहुत सारे जीवन विद्या से जुड़े हुए परिवार एक दूसरे से गोष्ठी कर रहे हैं, परिवार में एक सुखद वातावरण है और उससे जो जो रिजल्ट आ रहे हैं वो सभी रिजल्ट एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। अब ये सारा शेयरिंग से, ये रिजल्ट से है कि नहीं, स्वयं आप जान सकते हैं कि अब हमारी गति हो रही है और ऐसा होने से हम सबको अपनी अपनी प्रवृत्तियां भी दिख रही होंगी कि मैं कैसे था और कैसे काम कर रहा हूँ। अभी ऐसा वातावरण यदि सतत बना रहने से हमारी प्रवृत्तियों के अर्थात पूर्व संस्कारों के परिमार्जन या संस्कार वृद्धि में है ना एक प्रकार से सहायता होता है। इसलिए ये 3 स्थितियां की वातावरण होना, विशेष करके मानवकृत वातावरण होना, पूरा मानव व्यवहार दर्शन जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, पूरा का पूरा मानव व्यवहार दर्शन में मानवकृत वातावरण जो कि शिक्षा और व्यवस्था के तत्वों में है, उसका पूरा स्वरूप और खाका, उसका विस्तृत विवरण बारीकियों के साथ बाबा जी ने प्रस्तुत किया है। तो इस रूप में जैसे जैसे जीवन विद्या के अध्ययन में हमें स्पष्ट होता है, हम वैसे वैसे वातावरण बनाने में हम सहयोग कर सकते हैं, साथ में हमारा अध्ययन भी हो सकता है और हमारे संस्कारों का स्थापना या जो अच्छी प्रवृत्तियां हैं, सद प्रवृत्तियां हैं, उनका परिमार्जन होकर सद प्रवृत्तियां जागृति के लिए सक्रिय होती हैं। जो कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो हमें ही नहीं चाहिए, ऐसी प्रवृत्तियां बिना दुखे, जैसे बाबा जी ने कहा कि भाई ये वुंडलेस प्रोसेस है, तो ये अपने आप छटते जाएंगे और सद प्रवृत्तियां उभर कर आ जाएंगी। इस तरह से एक अद्भुत उपलब्धि अध्ययन अभ्यास से होती हुई हमें दिख सकती है। इसके लिए दर्शन यानी समझने का हमारे में बना रहना, प्रेरणा, दृश्य को बार बार देख पाना, और ऐसे दृश्य तो प्रत्यक्ष है ही, और ऐसे दृश्य को देखने के लिए हमारी दृष्टि में परिमार्जन होना, ये इस अध्याय का अभी तक का अनुभूतियों में हम पहचान रहे हैं। नीचे दृष्टि द्वारा प्राप्त समझ व्यंजना पूर्वक स्वीकृति को दर्शन संज्ञा है। अब ये व्यंजना क्या है तो स्पष्ट हो, जैसे कोई इकाई है, उस इकाई की व्यंजना है, उस इकाई का रूप, गुण, स्वभाव, धर्म, ये सारा हमें स्पष्ट होना। तो उस इकाई की व्यंजना हुई और वो हमें स्वीकृत हुआ। ऐसा स्वीकृति को
व्यंजना कहते हैं और यही दर्शन है। तो अब दर्शन का विश्लेषण किया, न्याय धर्म सत्य सहज दृष्टि द्वारा की गई क्रिया प्रक्रिया की दर्शन संज्ञा है। अब यहाँ क्रिया प्रक्रिया, जैसा मैंने अभी छोटा सा उदाहरण दिया कि वातावरण अध्ययन और ये पूर्व संस्कार, ये सब का जो अनुबंधानुक्रम है वही क्रिया प्रक्रिया है, जिससे कि हमें जागृति होने की संभावना है। तो आगे वातावरण दिया है, प्राकृतिक एवं मानवकृत वातावरण। तो प्राकृतिक वातावरण तो सबको स्पष्ट है। मानवकृत वातावरण क्या है? तो मानवीय शिक्षा और मानवीय व्यवस्था। तो मानवीय शिक्षा होना और मानवीय व्यवस्था होना, ये इससे मानवकृत वातावरण है। आगे एक महत्वपूर्ण है शिक्षा के लिए। देखिए, हम सब अभी परिवारों में हैं, तो हमारे परिवार में क्या क्या चीज का अंतर्भाव होने से, है ना, इसके प्रकार भी हमें स्पष्ट होते हैं और उससे हमारा अध्ययन भी पुष्ट होता है। कितना सरल रूप में बाबा जी ने इसमें दिया है। और मुझे तो लगता है कि मानवीय शिक्षा के लिए यहाँ उन्होंने एक छोटी सी प्रस्तावना ही इस विश्लेषण में दिया है कि जैसे दर्शन, विचार, शास्त्र, इतिहास एवं काव्य इनसे अध्ययन है। यानी हमारे परिवार में, आज हम सभी परिवार में हैं, तो हमारे परिवार में दर्शन भी होना, विचार भी होना, शास्त्र भी होना, इतिहास भी होना और काव्य भी होना। काव्य की परिभाषा दिया है, जागरूक मानव के भाव, विचार एवं कल्पनाशीलता जो मानव लक्ष्य के अर्थ में को दूसरे तक प्रसारित करने हेतु प्रयुक्त शब्द व्यूह की काव्य संज्ञा है। उदाहरण के लिए हम अपने परिवार में हम सभी छोटों बड़ों को इस तरह के कुछ काव्य गायन प्रस्तुत कर सकते हैं। अभी हम जागरूक नहीं हैं, जागृति के लिए प्रयासशील हैं, वो भी एक काव्य हो सकता है। जागृति के बाद क्या दृश्य है उसका कल्पना या अनुमान से रचित हम कुछ काव्य कर सकते हैं। तो इस तरह से काव्य गायन से भी परिवार का वातावरण उन्नत हो सकता है। एक भाई ने, अमित भाई ने इतिहास के बारे में पूछा था कि जैसे भाई वर्तमान कहते हैं तो इतिहास का क्या है? तो मानवीय शिक्षा में इतिहास का महत्व है, क्योंकि मानव को भूतकाल है, भविष्य काल है और वर्तमान काल है। यह सही है कि अस्तित्व नित्य वर्तमान है। हम शरीर यात्रा चलाते हैं तो शरीर यात्रा से हमको काल लगता है, और ये काल में इतिहास भी है और हमें आगे भविष्य भी है। इतिहास इसलिए दिया हुआ है, विगत की मानवीयता की ओर कृतियों एवं घटनाओं के श्रृंखलाबद्ध ये स्मरणार्थ प्रस्तुत भाषा व शब्द राशि की इतिहास है। स्वाभाविक है भैया, हम पैदा होते हैं तो हमारा एक इतिहास है, हम कहाँ पैदा हुए, है ना। उसके पहले हम मानवीयता के लिए, हम जैसे जैसे हमारा जिज्ञासा बनता है, तो इतिहास में विगत में मानवीयता के लिए क्या क्या हुआ, ऐसा एक इतिहास हमारे में आने से हमारे में प्रेरणा बनता है। तो अध्ययन के लिए ऐतिहासिक मानवीयता के लिए किए गए सारे ऐतिहासिक तथ्य हमारे लिए प्रेरणा बनता है, हमारी कल्पनाशीलता में अनुमान होता है, हम भी कुछ ऐसा करेंगे, ऐसा एक स्वाभाविक प्रेरणा हमारे लिए होता है। इसलिए ये इतिहास का यहाँ पर है। भूगोल का देखिए कि भूगोल का विश्लेषण दिया है, मानव और मानवीयता के अर्थ में पृथ्वी का सर्वेक्षण, निरीक्षण पूर्वक मानचित्र रचना के लिए संपादित अध्ययन की भूगोल संज्ञा है। यानी परिवार में भूगोल का भी आना आवश्यक है। हम कहाँ रह रहे हैं, किस भूभाग में रह रहे हैं, उस भूभाग धरती की विशिष्टता क्या है, कैसे यहाँ की नदियां हैं, कैसे यहाँ के तालाब है, कैसे यहाँ के वृक्ष हैं। मुझे याद है, बाबा जी का संस्मरण बताता हूँ आपको। जब भी कभी बाबा जी के मिलने के लिए कोई नए व्यक्ति आते थे, तो बाबा जी अवश्य पूछते थे, आपके यहाँ की कोई विशिष्टता हो तो बताइए। तो एक व्यक्ति बेंगलोर से आए थे, उन्होंने कहा, बाबा जी हमारे यहाँ सेब बड़े अच्छी होती है। तो तत्काल बोले, अच्छा, जब जाने के बाद तत्काल जो आपके यहाँ सेब होता है उसका बीज हमें भेज दें। तो छोटा मोटा हमको अवसर मिला बाबा जी के सानिध्य का, तो उनको भूगोल की बहुत बढ़िया से जानकारी थी और उपभोक्ता थी। तो पृथ्वी का कि मानव हम हैं, तो हमें पृथ्वी का भूगोल का इत्यंभूत जानकारी होना, यह हमारे अध्ययन के लिए एक डेटाबेस बनता है। और आज तो, है ना, आज हम लोग परिवार में हैं तो देख सकते हैं, धरती के चित्र देख सकते हैं, मानचित्र देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं।
कि जहां पर हमें उसका मानचित्र हमें बनता है कि नहीं, हम किस दिशा में रहते हैं, दिशाओं का भाग, ये सारा बना करके एक 3 सत्य, जो बाबा जी ने कहा, वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य और स्थिति सत्य, तो उसमें वस्तु स्थिति सत्य इन सब मुद्दों से निकल जाता है कि नहीं? हाँ, वस्तु स्थिति सत्य स्पष्ट होता है, यानी देश, दिशा और काल, इस रूप में दर्शन, विचार, शास्त्र, इतिहास एवं काव्य भेद से अध्ययन है। तो हमारे अध्ययन के लिए ये सारा डेटाबेस, जानकारियां, सूचना, ये हमें अध्ययन के लिए प्रेरणा देती है। आगे एक बंधन वाला हम पढ़ते हैं, बाकी आप स्वयं इसमें स्पष्ट हो सकते हैं। कोई क्वेरीज है तो जरूर यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 4-5 मिनट का समय है कि बंधन पर थोड़ी सी बात करते हैं, और ये जो लोकासक्त है उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। 67 का फर्स्ट और फोर्थ क्वेरी है क्या? 67 का फर्स्ट और फोर्थ, आशाएं, ऐसा क्वेरी है? 67 फर्स्ट 67 पृष्ठ पर एक क्वेरी है, आशाएं ब्रह्म मुक्ति पूर्वक सार्वभौम व्यवस्था, अर्थ एवं काम के रूप में प्रलोभन, प्रत्याशा भेद से दर्शन। आशाएं ब्रह्म मुक्ति पूर्वक सार्वभौम व्यवस्था, आशाओं का, आशाओं के लिए दिशा दिया है कि ब्रह्म मुक्त आशाएं हैं तो सार्वभौम व्यवस्था आशा में समझ जाता है, और आशाओं में अर्थ एवं काम है तो आशा में प्रलोभन आ जाता है, ये स्पष्टता। प्रत्याशा भेद से दर्शन, आशा और प्रत्याशा ये महत्वपूर्ण भाग है कि आशा स्वयं में है, प्रत्याशा परस्परता। तो जैसे प्रत्याशा, जैसा सार्वभौम व्यवस्था मेरी आशा में है, वैसा सार्वभौम व्यवस्था दूसरे की भी आशा में होना, ये कैसे कनेक्ट होता है, इसका संबंध को कहा ये शास्त्र है, उसे कहा दर्शन। तो इस संबंध में मैं पुनः एक बार अभ्यास दर्शन किए 2-3 शब्दों का आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। उसमें कहा है व्यंजना, व्यंजनीयता, व्यंजन उत्पादित, यानी व्यंजना होना, व्यंजनीयता बनी रहना अध्ययन से, और व्यंजन उत्पादियता माने अन्यों में ये व्यंजना हो, इसके लिए प्रेरणा होना, उसके लिए ये दर्शन और शास्त्र। स्वीकृत व अनुकरण भेद से काव्य, अभी जैसे उल्लेख किया कि जो स्वीकृत और अनुकरण भेद है उससे काव्य, जिस कार्य, विचार व व्यवहार से क्लेशोदय हो वह निषेध सरल है, जिससे सुखोदय होता है यदि विधि के रूप में स्वीकारी जाती है। तो जो पहली अनुभूति है 67 पेज पर, इसका ये विश्लेषण बनता है। और कौन सी पढ़ेंगे? फोर्थ, प्रवृत्ति व निवृत्ति, बंधन एवं मोक्ष के स्पष्टीकरण भेद से शास्त्र, तो शायद इसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति पर है। तो जो भी पूछ रहे हैं भाई और बहनों, इस पर अच्छे से सोचना है, क्योंकि प्रवृत्ति शब्द का जहां जहां पर अनुभूतियां है वहां वहां उसका वैसा अर्थ है। तो मूल प्रवृत्ति जीवन में, तो जैसे सुबह एक भैया पूछ रहे थे कि कैसे हम जीवन को, स्थिति गति को पहचानते हैं, तो जीवन की स्थिति गति हमें प्रवृत्ति से पहचानने में। तो एक तो हमारी एक प्रवृत्ति है, जैसे सरल सरल उसमें कहें, खुश रहने की एक प्रवृत्ति है और एक उदास रहने की भी प्रवृत्ति। अब चाहे जितना भाई खुश हो, हमें उदास होना है तो हमारी तो उदासी वाली है ना। एक है कि एक प्रेरणा देने की प्रवृत्ति है, दूसरी है कि है इसमें क्या होता है, एक उड़ाने वाली प्रवृत्ति। तो इस तरह से प्रवृत्तियों का एक हमको एक समूह अपने में दिखता है, तो ये हो गया प्रवृत्ति। अब जैसे जैसे दर्शन की सूचना आती है, वैसे वैसे इनमें से जो सब प्रवृत्तियां जो हमारे पहचानने में आती है, उसको कहते हैं वृत्ति। ये प्रवृत्तियों से निकलकर हम वृत्ति में आए, वृत्ति से हम अध्ययन की पूर्णता को पाए। अध्ययन की पूर्णता में एक स्थिति आती है, उसको कहते हैं ऐषणा मुक्ति, वो निवृत्ति, यानी सतत सत्य के ध्यानाकर्षण के लिए ही
उपकार सहज स्थिति में वर्तते रहना, ये निवृत्ति है, उसको कहा मोक्ष। तो सामान्य दो भाग हुआ कि प्रवृत्ति का जो प्रारंभिक पहचान है हमारे में बंधन के रूप में होता है, और निवृत्ति का अध्ययन जो चेतना विकास है, मानव चेतना, देव चेतना और दिव्य चेतना। तो सामान्य ध्यानाकर्षण के लिए बाबा जी ने प्रवृत्ति में विकास, प्रवृत्ति का परिमार्जन, इस तरह से शब्द प्रयोग किया है। मैं आशा करता हूं कि इससे संतुष्ट हुए होंगे। समय भी हुआ, आज मैं थोड़ा सा इसमें कुछ स्पष्टीकरण पर कर पाया। आप सबको ये आपका समय सार्थक लगा होगा, ऐसा आपको लगा, मुझे भी लगा, मेरा भी कई जगह पर ध्यान गया। इसलिए सभी जो पठन हुआ उस पठन के लिए सबको धन्यवाद। आज का सत्र यही समाप्त करते हैं। नमस्कार। कल आपका फिर होगा? कल इस पर फिर होगा, बचा हुआ